हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास नंबर 14। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि बाहर से लोग भारत में आना स्टार्ट हो गए थे। सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, उसके बाद फ्रांसीसी लोग आते हैं, फिर ऐसे ही अंग्रेज और डच लोग भी भारत आते हैं। लेकिन इसमें हम देखते क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करने में सक्सेसफुल रहती है इन सब में। ठीक है, बाकी लोग के भी शासन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे ज़्यादा उसमें सफल रहती है। और उसी में पढ़ने वाले हम ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन कौन से गवर्नर जनरल रहे भारत के अंदर और उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य कराए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं हम। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, तो इस पद को बनाने के पीछे क्या रीजन थे, क्या कारण थे, उन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले कंपनी ने कौन सा पद बनाया, बंगाल के गवर्नर का पद स्टार्ट किया कंपनी ने। उसके बाद आगे चल के कंपनी क्या करेगी, भारत के गवर्नर जनरल का पद बनाएगी और आगे जाके भारत के वाइसराय का पद बनाएगी। तो इसके पीछे कारण क्या था मूल, वो समझिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्य क्या था, व्यापार करना, लेकिन इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर शासन करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने बंगाल के खिलाफ युद्ध लड़ा। बंगाल के खिलाफ इन्होंने दो युद्ध लड़े, जो कि उन्होंने पढ़ा था पहले। पहला युद्ध लड़ा था इन्होंने 1757 में बक्सर का युद्ध। दूसरा युद्ध जो लड़ा वो लड़ा 1773 में प्लासी का युद्ध। तो इन दो युद्धों के बाद क्या होता है, बंगाल पर पूर्णतः ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो जाता है। अब उस पर अच्छे शासन चलता रहे बंगाल पर, इसलिए वो वहां पर एक पद की संरचना करते हैं बंगाल के गवर्नर की। तो कोई इंसान चाहिए जो कि अच्छे संभाल पाए, वहां का शासन चला पाए, तो इसीलिए कंपनी ये पद बनाती है, बंगाल के गवर्नर का पद। और पहले जो गवर्नर बनाए जाते हैं बंगाल के, वो थे रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव कौन थे, 1757 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था बंगाल के खिलाफ, उसमें बंगाल की तरफ से कौन लड़ रहे थे, सिराजुद्दौला, और अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वही थे रॉबर्ट क्लाइव, और उन्हीं को बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। तो आगे देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव ने क्या महत्वपूर्ण कार्य कराए। इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था कराई। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने स्टार्ट कराई थी, रॉबर्ट क्लाइव ने। इसके अंतर्गत क्या होता था, कुछ कार्य कंपनी अपने अधीन रखती थी और कुछ कार्य वहां के नवाब को सौंप देती थी कि ये कार्य आप करेंगे और कुछ जो इंपॉर्टेंट कार्य वो हम करेंगे। तो जिसके तहत क्या हुआ, राजस्व वसूलना, सैनिक संरक्षण देना और विदेशी मामले कंपनी संभालती थी और शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। अब क्या होता है, 1757 का जो युद्ध होता है, उसके बाद सिराजुद्दौला तो मर जाते हैं और उनको हराने में किसने सहयोग दिया था, उनके दामाद मीर जाफर ने उनको धोखा दिया और रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया, जिससे क्या हुआ, सिराजुद्दौला हार गए। फिर मीर जाफर को क्या करती है कंपनी, वहां का नवाब बना देती है। अब मीर जाफर का काम क्या होता है, जो भी ऑर्डर्स ऊपर से आ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी दे रही है, उनको फॉलो करो और शासन चलाओ। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट कार्य होंगे जैसे राजस्व वसूलना, सैनिक संरक्षण देना, वो कंपनी संभालेगी। तो यहाँ पे दो पार्ट में बढ़ गया, यही होता है द्वैध शासन। आधा कार्य कंपनी कर रही है और आधा शासन जो नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आते हैं उन्हें करना है आधा कार्य। तो यही था द्वैध शासन। नेक्स्ट देखिए इन्होंने क्या कराया, इन्होंने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। मध्यकालीन भारत में हमने पढ़ा था कि मुगल साम्राज्य काफी ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन शाह आलम द्वितीय के समय तक मुगल साम्राज्य काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। तो उसी का फायदा उठाते हुए कंपनी ने जो मुगल साम्राज्य था उसको भी अपने अधीन कर लिया। अब मुगल साम्राज्य को भी वही ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी कहेगी, और इनको कर देना पड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे राज करने के लिए। तो शाह आलम द्वितीय के समय ही मुगल साम्राज्य कंपनी के अधीन हो गया था, इसे याद रखिएगा। तो अगर आप डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप ऑनलाइन कोचिंग लेने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिनिमम फी में काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ठीक है, और अभी इन्होंने जो नया प्लान निकाला है जिसमें एनडीए के लिए स्पेशल बैच और एयरफोर्स एक्सवाई, नेवी, कोस्ट गार्ड, ये जो तीनों एक ही टाइप के एग्जाम है, इन तीनों के लिए एक स्पेशल बैच। तो जो दोनों एग्जामों के लिए बैच निकाला है वो काफ़ी यूजफुल रहेगा। अभी प्राइस डाउन चल रहा है, तो अभी आप लेंगे तो आपको स्पेशल बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, जल्दी प्राइस बढ़ जाएंगे तो अभी लेने में आपके फायदा रहेगा। ठीक है, इसी में अनअकैडमी ने संकल्प 2.0 बैच निकाला है एनडीए को टारगेट करने के लिए, और एयरफोर्स एक्सवाई को टारगेट करने के लिए स्पेशल तेजस बैच निकाला है। यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट जो आपको मिल जाएंगे प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे, तो 6 मंथ पे 2 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा और 24 मंथ पे 4 मंथ का। ऐसी एनडीए में आपको 12 मंथ सब्सक्रिप्शन के साथ 12 मंथ का एसएसबी की जो कोचिंग है वो आपको मुफ्त में मिल जाएगी। आप फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये फीस स्ट्रक्चर है एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए जो तेजस बैच है। उसमें आप क्या है, अगर आप 12 मंथ सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 5500 का पड़ेगा, जिसमें आपको पर मंथ फीस सिर्फ 458 रुपये पड़ेगी, 458 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा आप अगर ज्ञानी 10 कूपन कोड मेरा यूज़ करते हैं तो। ऐसी एनडी का सब्सक्रिप्शन में आपको जो 12 मंथ का कोर्स है वो 8800 का पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको एसएसबी की तैयारी भी कराई जाएगी, और यहाँ पे आपको पर मंथ फीस 733 रुपये सिर्फ पड़ेगी। ठीक है, कूपन कोड जरूर यूज़ करें मेरा ज्ञानी 10, इससे आपको 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो नेक्स्ट देखिए आपके वॉरेन हेस्टिंग्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो
तो एक एक्ट कंपनी पारित करती है जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। याद रखिएगा कौन सा एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। इसके द्वारा बंगाली गवर्नर वाले पद को खत्म करा गया और एक नया पद बनाया गया जिसका नाम था अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल। तो समय के साथ साथ क्या होता है, कंपनी और भी राज्यों पर कब्जा करती है, मराठा साम्राज्य पर कब्जा करती है, मैसूर पर कब्जा होता है उनका, पंजाब पर भी कब्जा होता जाता है। तो बंगाल के साथ साथ और भी राज्यों पर कब्जा हो जाता है। तो बंगाली गवर्नर के पद को खत्म किया जाता है और अंग्रेजी क्षेत्रों के गवर्नर जनरल पद को लाया जाता है। और भारतीय गवर्नर जनरल इसके अनुसार कौन बनते हैं, पहले वॉरेन हेस्टिंग्स। किस एक्ट के द्वारा बने, ये 1773 एक्ट के द्वारा बने। देखिए नेक्स्ट, मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को इनके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत के में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स हुए। तो भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स से, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बने थे। अब इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट कार्य कराया, इन्होंने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित कराया। तो प्रथम मदरसा किसने स्थापित कराया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और कहां पर स्थापित करवाया, कलकत्ता में। समय याद रखने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बोल रहा हूं सिर्फ उतना याद रखें। कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित कराया किसने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। उसके बाद याद रखना है आपको, गीता के अंग्रेजी अनुवादकार कौन थे, किसने गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था, विलियम विल्किंस उन ऑथर का नाम है। सिर्फ इतना याद रखना है आपको यहाँ पे। अब इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 में एक सोसाइटी की स्थापना करी थी। उस सोसाइटी का नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो किस समय में इसकी स्थापना हुई, 1784 में। किसने स्थापना करी, सर विलियम जोन्स ने। सिर्फ ये 3 चीजें याद रखें आप यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला समाचार पत्र। क्या नाम था भारत के पहले समाचार पत्र का, द बंगाल गजट। किस भाषा में था, यह अंग्रेजी भाषा में था। इसके प्रकाशक कौन थे जिसने इसको छापा, उसका नाम था जेम्स अगस्टस हिकी, J.A. हिकी उनका नाम था। 1780 में उन्होंने भारत में पहला समाचार पत्र स्टार्ट किया था। तो किसके शासन काल में क्या था, किसके समय में क्या था, ये सब याद रखना। 1780 में स्टार्ट होता है पहला समाचार पत्र जिसका नाम था द बंगाल गजट। स्टार्ट किसने कराया था, J.A. हिकी ने स्टार्ट कराया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो हमने पढ़ा था वॉरेन हेस्टिंग्स भारतीय गवर्नर जनरल किस एक्ट के जरिए बने थे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसी एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जो कि 1774 तक जाकर स्टार्ट हो पाया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय बनाया गया जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे थे। तो किसके समय बनाया गया ये कोर्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स के। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आपके रिवीजन के लिए, प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध एवं द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स से। काफी इंपॉर्टेंट है ये, हम पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में पहले। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध कैसे समाप्त हुआ आपका, सालबाई की संधि के द्वारा। एवं द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध आपका मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। और याद रखना, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध में ही मैसूर के जो शासक थे हैदर अली, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके जो उत्तराधिकारी थे उनके पुत्र टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठ जाते हैं, ठीक है। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है आपका, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। आपको टाइम याद रखना, सिंपल, 1784 में ये एक्ट पारित हुआ था। एक बार बता देता हूँ कि इस एक्ट में था क्या। इस एक्ट के द्वारा कंपनी ने 2 समितियां बनाई थी, 2 बोर्ड बनाए थे। एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर का काम था कंपनी जो भी व्यापार कर रही है उसे संभालना, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर काम था देखरेख करना, कंपनी जो राजनीतिक मामले कर रही है, जो भी शासन चला रही है उस पर देखरेख करना। तो ऊपर से जो क्राउन है उसने ये 2 समितियां बनाई थी ताकि कंपनी के जो कार्य हैं उन पर नजर रखी जा सके। तो कंपनी के ऊपर नजर रखने के लिए जो ब्रिटेन के शासक है उन्होंने ये एक्ट पारित करवाया था। सिंपल यही था इसमें, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद आते हैं आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो हम सिर्फ उन्हीं गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ रहे हैं जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट कार्य कराया या फिर जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ ऐसे भी गवर्नर जनरल हैं जिनके बारे में कभी क्वेश्चन नहीं बनते एग्जाम में, तो उनके बारे में हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट कराया, इन्होंने जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए, ठीक है। दूसरा, इनको भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। तो नागरिक सेवा से ही कलेक्टर पद भी आता है। सिविल सर्विसेज की स्टार्ट का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाता है। इन्होंने यूपीएससी की स्थापना तो नहीं कराई थी, वो 1926 में स्टार्ट हुई थी, ली आयोग ने स्टार्ट कराया था। कौन थे उस समय भारतीय गवर्नर जनरल, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड योजना आती है 1919 में, उसी के द्वारा ली आयोग, एक कमीशन थी ली आयोग, उसने 1926 में जाके यूपीएससी स्टार्ट कराई थी। लेकिन उसको जो वास्तविक स्टार्ट करने का श्रेय है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। इन्होंने नागरिक सेवा को स्टार्ट करवाया था भारत में। तो याद रखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में। स्थायी बंदोबस्त की योजना किसके समय में चालू हुई, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में स्टार्ट हुई। और ये योजना किसने बनाई थी, ये भी याद रखना है, सर जॉन शोर ने ये योजना बनाई थी। ये आगे जाके भारतीय गवर्नर जनरल भी बनते हैं। ये इनके टाइम पे एक इंपॉर्टेंट पद पर थे और उन्होंने ये बंदोबस्त करवाया था, स्थायी बंदोबस्त। इसके द्वारा जो भू राजस्व की दर थी, जो टैक्स लगता था जमीन पर, उसके ऊपर ये कानून बनाया गया था, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। ये किसने के समय में स्टार्ट हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने बनाई थी ये बंदोबस्त वाली योजना, सर जॉन शोर ने बनाई थी, याद रखिएगा। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो होता है
वो उसके समय में भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ये कैसे समाप्त होता है? श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा ये युद्ध समाप्त होता है। नेक्स्ट आपके गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। इन्होंने भारत में सहायक संधि स्टार्ट कराई। सहायक संधि के अंतर्गत ये होता था कि जो भी राज्य स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे हैं उन्हें या तो कंपनी के अधीन आना होता था, जो अंग्रेजी शासन है उसके अधीन आ जाओ, उनकी बात मानो, जो भी वो ऑर्डर्स दे रहे हैं उनको फॉलो करो और तुम शासन करो, एक तरीके से हमारी नौकरी पर आ जाओ और जो हम बातें बोल रहे हैं उन्हें मानो। या फिर तुम सहायक संधि स्वीकार नहीं करोगे तो उसके खिलाफ क्या होगा? हम तुम्हारे खिलाफ युद्ध लड़ेंगे और तुम्हारा राज्य ही खराब कर देंगे, बर्बाद करके तुम्हारा जो राज्य अपने अंतर्गत ले लेंगे और तुम्हें तो मार ही देंगे। तो इसीलिए लोगों ने सहायक संधि ज्यादा स्वीकार करी। जो छोटे छोटे राज्य थे उन्होंने डर के मारे सहायक संधि स्वीकार करी और लॉर्ड वेलेस्ली ने जो अंग्रेजी राज्य उसे काफी ज्यादा विस्तार कर लिया। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि स्टार्ट करी थी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ इन्होंने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी। तो काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी क्वेश्चन है ये। फोर्ट विलियम कॉलेज है कहां पर? कलकत्ता में। इसकी स्थापना किसने कराई? लॉर्ड वेलेस्ली ने। यहाँ पर क्या होता था? नागरिक सेवा में जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। नागरिक सेवा का स्टार्ट किसने कराई थी भारत में? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और उन्हीं लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कराई। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ये स्वयं को बंगाल का शेर कहा करते थे। ये आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, जो फोर्थ युद्ध होता है अंग्रेज और मैसूर के बीच में, वो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में होता है। और इसी युद्ध में जो मैसूर के आखिरी शासक थे टीपू सुल्तान, जो अपने आप को शेर ए मैसूर, मैसूर का शेर कहते थे, वो मारे गए। तो इन्हीं के जैसा इन्होंने भी अपना नाम रखा। ये अपने आप को शेर ए मैसूर कहते थे, इन्होंने अपने आप को बंगाल का शेर कह दिया। ये स्वयं को बंगाल का शेर कहा करते थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो पहले आप एक चीज को क्लियर कीजिए, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो जो भी अंग्रेजी क्षेत्रों के गवर्नर जनरल थे जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा बने थे, उन्हें आप कुछ भी कह सकते हैं, या फिर कहें अंग्रेजी क्षेत्रों के गवर्नर जनरल, या फिर आप कहते हैं उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल। तो एक ही बात है, ठीक है। सबसे पहले बने बंगाल के गवर्नर, कौन? रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल पहले कौन बनते हैं, या फिर अंग्रेजी क्षेत्रों के गवर्नर जनरल पहले कौन बने? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे। अब आपका क्या होता है? 1833 का चार्टर एक्ट आता है, जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसके द्वारा पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन होते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिंक होते हैं। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। या फिर क्वेश्चन ऐसे आएगा, आखिरी बंगाली गवर्नर जनरल कौन हुए? तो वो भी थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ये हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक इंपॉर्टेंट कार्य कराया भारत में, वो था सती प्रथा को समाप्त कराया। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक और उनकी सहायता किसने करी? राजा राम मोहन राय। इन दोनों ने मिलकर सती प्रथा को भारत में समाप्त कराया 1829 में। याद रखना है, सती प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद होना चाहिए आपको। और उन्होंने क्या कराया था? इन्होंने मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। ये क्वेश्चन इस बार एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन इस प्रकार था कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम जब बनाया गया भारत में, तब भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कार्य किसको दिया था? मैकाले को। मैकाले जो थे इस समिति के अध्यक्ष थे, तो इस समिति का कार्य था कि वो रिपोर्ट तैयार करे कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना है नहीं। तो इसी कंपनी की रिपोर्ट के द्वारा अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। ठीक है, और इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट कराया था? इन्होंने ठगी प्रथा को भारत में समाप्त कराया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठगी प्रथा आप समझ लीजिए, बलि दी जाती थी। माता दुर्गा की एक पूजा होती है, उसमें बलि दी जाती थी, तो ठगी प्रथा उसी से रिलेटेड है। तो इसी प्रथा को विलियम बेंटिक ने समाप्त कराया, बलि देने की प्रथा को समाप्त कराया। नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट भारतीय गवर्नर जनरल होते हैं चार्ल्स मेटकॉफ। इन्होंने क्या कराया? इन्होंने भारत की प्रेस को आजाद कराया। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता इन्हें कहा जाता है। प्रेस मीडिया जो थी आपकी, उस पर काफी ज्यादा प्रतिबंध थे जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था। जो भी लोग शासन के खिलाफ बोलते थे, अंग्रेजों के खिलाफ बोलते थे, उन्हें पकड़ लिया जाता था। तो प्रेस के ऊपर भी ये प्रतिबंध थे कि जो भी गलत काम कर रही है सरकार, उसके खिलाफ वो नहीं बोल सकते थे उस समय में। तो उसी सब प्रतिबंधों को किसने हटाया? चार्ल्स मेटकॉफ ने। इसीलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। उसके बाद आपके आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। ऑकलैंड में देखिए लैंड दिख रहा होगा आपको, तो लैंड से याद रखिए जो जीटी रोड है हमारी, सबसे पुरानी रोड कौन सी है? ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। इसकी मरम्मत का कार्य लॉर्ड ऑकलैंड ने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके गवर्नर जनरल हैं वो है लॉर्ड एलिनब्रो। तो इनका नाम याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने भारत में दास प्रथा को समाप्त कराया। किस समय में कराया? याद रखना, 1843 में दास प्रथा को समाप्त कराया लॉर्ड एलिनब्रो ने। अब क्या होता है दास प्रथा के अंतर्गत? जैसे कोई व्यक्ति किसी के घर में दास बना हुआ है, नौकर है, तो उस प्रथा के अनुसार जो उसका पुत्र होगा उस नौकर का, उसको भी वहां पे दास बनना पड़ेगा, वो कोई और कार्य नहीं कर सकता था। तो ऐसी गलत प्रथा को हटाया किसने? लॉर्ड एलिनब्रो ने। किस समय में हटाया? 1843 में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में लगभग 7-8 गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ लिया है, उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट कार्य कराए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग गवर्नर जनरल बचे हैं उस टॉपिक को खत्म कर देंगे।